चलिए भाई, आज की हम क्लास का आगाज करते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने शीट्स पढ़ी थी, है ना। 4 शीट्स हमने कवर की थी। अब हमारी 2 रिमेनिंग शीट्स रह गई है। एक हमारी मार्कशीट रह गई है और एक हमारी कमीशन रिपोर्ट रह गई है। ये वाली शीट्स हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारे पास जो मार्कशीट होती है कहाँ क्यों बनाई जाती है? रिजल्ट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी मार्कशीट। एक्सेल ओपन करते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद हम ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और वही तरीके का जो हम अब तक फॉलो करते गए हैं, लेकिन मार्कशीट का थोड़ा सा चेंज है। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम, फिर शीट का नाम, फिर क्या होता है उसकी डेट आती है। लेकिन अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पहले मार्कशीट की हेडिंग लगाएंगे। हमारी मार्कशीट है और फिर आ जाएगा स्कूल का नाम, तो हम लिखते हैं ABC स्कूल। कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी एक रो छोड़कर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर ताकि पता लगे कितने बच्चों की मार्कशीट बनी है। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, फिर क्या आएगा फादर नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर देखिएगा भाई सारे बच्चे फोटो करें स्क्रीन पर, एक और आपने छोड़ी है, किसकी छोड़ी है भी आपको पता लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखता है, लाइक मैंने लिखा फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद हमने लिख दिया इंग्लिश, उसके बाद मैंने लिख दिया उर्दू, उसके बाद लिख दिया इस्लामियात, ठीक है। मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उस बच्चे ने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, OBTINED ऑब्टेन नंबर, ठीक है। ऑब्टेन नंबर आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, टोटल नंबर रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते तो ना भी रखने कोई इशू नहीं, ठीक है। पहले आप रख लेते हैं टोटल नंबर। उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रेड। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो यहां से आप सीरियल नंबर लिखते हैं, 1 लिखा और यहां से हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, सीरीज कंटिन्यू हो गई। स्टूडेंट नेम आ जाएंगे, फादर नेम। अच्छा, बाकी पर हम एक काम करते हैं, रेफरेंस अप्लाई कर लेते हैं। रेफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा, हमारी उसी बेस के अंदर हमारा जो नाम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट रोल नंबर 10065 से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस हमारा, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करवा देते हैं, क्लियर। अच्छा, नेम लिखते हैं इकराम अहमद यासीन इखलास उमेर, अच्छा हसनैन, अच्छा उसके बाद रिजवान अवैस, ठीक है। और अली हसन मुदस्सिर और मुजफ्फा, ठीक है। और उसके बाद हमने फादर नेम लिख लिया। फादर नेम में आप काम करते हैं, अब तो उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सारा मैनुअल वर्क है वो आपने इस तरह से कर लेना है। तो ये हमने फादर नेम और ये सारे के सारे हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, ऊपर वाला हमने जो था आप कह लेंगे ये
रो इसलिए छोड़ी थी ताकि यहाँ पर हम टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स लिख सकें। फिजिक्स के 100 मार्क्स होते हैं, मैथ्स के 100 होते हैं, बायो के 100 होते हैं, केमिस्ट्री के 100, इंग्लिश के 100, उर्दू के 100, इस्लामियात के 75। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, बच्चे ने जो को बात की यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं और इसको इक्वल दिखाने के लिए हम इसको मिडल आउट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। अच्छा सिलेक्ट करके उसको सेंटर लाइन भी कर देते हैं, मजा नहीं आ रहा, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिजिक्स के नंबर ऐड करते हैं 85, 36, 45, 45, 75, 84, 98 और 65, 45, 87, 75 और 65। अच्छा मैथ्स के लिखते हैं 95, 98, 97, 95, 68, 78 और 85, 75, 95, 68 और 78, 85, 87। इस बात में आ गया है ना। चलो भाई आ गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट। यहाँ पर इंग्लिश के नंबर ऐड करते हैं 36, 45, 87, 65, 62, 35, 45 और 29, 35, 37, उसके बाद 36, 38। ठीक है, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं उर्दू में, और इस्लामियात में लिखते हैं 55, 45, 72, 65, 69, 65, 45, 85 नहीं, 71, 52, 53, 58 और 70। ठीक है, कितने नंबर ऑप्शन किए? अब तक सारा मैनुअल वर्क हमने किया। ठीक है, कितने नंबर ऑप्शन किए? ऑल्ट इक्वल करेंगे, सारों को थंब कर देगा। नीचे इसको लेकर आना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे मेरे नंबर ऑप्शन नंबर निकल के आ जाएंगे। टोटल नंबर निकालने इक्वल एस टू एम सम ब्रैकेट ओपन, ये नंबर लिखे हैं टोटल, मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर। ऐसे है ना, लेकिन इस रेंज को अपने एब्सोल्यूट करना है। क्या करना है? क्यों? क्योंकि भाई जब इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा ये मेरी रेंज को चेंज ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि भाई जब अगर एब्सोल्यूट किए बगैर उसको नीचे लेकर आऊंगा तो दूसरे में आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेगा, आंसर मेरा 0 बताएगा। इधर आऊंगा तो ये 487 बता रहा होगा, तो टोटल नहीं बताएगा ना। तो आपने क्या करना है? एब्सोल्यूट करना है। तो मैंने F4 का बटन दबा के उसको एब्सोल्यूट कर लिया और अब इंटर किया। इंटर करने के बाद नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। परसेंटेज पहले भी निकालना बताइए, ऑप्टेन को टोटल से डिवाइड करें तो हमारी परसेंटेज निकल के आती है, इसलिए तो डेसिमल में आ रही है। तो क्या करना है? परसेंटेज का सिंबल आपको अप्लाई करना है। आगे 72, इसको नीचे क्या कर लेंगे? हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई? अब ग्रेड डिफाइन करना है। भाई 10,000 बच्चों को रिजल्ट बनाना है बोर्ड के, तो क्या करें? 72 है ए ग्रेड, 60 है बी ग्रेड, 79 है ए ग्रेड, ए ग्रेड, 82 है कितना लिखना है? A1। 10,000 बच्चों का फिर तो करते ही जाओ होगा, है ना। तो ये सबसे जो है ना आपके लिए क्या है, थोड़ा सा टफेस्ट काम है, ये देखना पड़ता है सारी चीजों को। क्लियर? लेकिन एक्चुअली कहता है कि भाई ग्रेड का मुझे बता दो, जैसे ग्रेड को मैंने क्या करना है, निकालना है। मैं बाकी एक का बता दो, 9,999 का आपको सेकंड्स में निकाल के दे दूंगा, आपको एफर्ट करने की जरूरत हाउ कैसे जरा देखिएगा। अब याद रखिएगा, आपने कंडीशन ऐसे अप्लाई करनी है कि वो कंडीशन जो है ना वो सारों को अप्लाई हो रही हो। सर कैसे? बात समझनी है, जरा देखिएगा। मैं कहता हूं एक्सेल से कि अगर मैंने लिखा अगर परसेंटेज वाला सेल, अगर ये वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके? अगर ये वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा 80% के,
यानी कि 80 के बराबर हो या 80% से ज्यादा हो तो मुझे क्या शो करे, कौन सा ग्रेड शो करे, तो मुझे A1 शो करे। क्या शो करे, A1 शो करे। ऐसे है ना, 80 और 80 से ऊपर वाले को A1 ग्रेड अब दे रहे होते हैं। तो मैंने बताया था एफएस का फॉर्मूला बताते वक्त कि जो रिजल्ट में डिस्प्ले करवाना होता है उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं हम। क्लियर है ना, तो जो डिस्प्ले करवाना है उस कंडीशन के रिजल्ट में उसको डबल कोटेशन में लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद मैंने लिखा दोबारा एक और कंडीशन लगानी। भाई मेरा काम खत्म तो नहीं हुआ ना, हमने इसको फेल तक 5 तक लेके जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन लगाया, अगर यही वाला सेल, अब देखें मैं इसी पे अप्लाई करूंगा, इसी एक सेल पे सारी चीजें डिफाइन करूंगा। फिर मैंने कहा अगर ये वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, अगर ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो 70% के, तो मुझे क्या शो करे, कॉमे का मतलब तो मुझे डिस्प्ले करे ए ग्रेड। मैंने लिख दिया ए ग्रेड और डबल कोटेशन इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा और अगर यही वाला सेल, देखो आप कीबोर्ड के लेफ्ट बटन को दबा के उसको सिलेक्ट करो या तो यहां पर आके क्लिक करो, एक ही बात है। क्लियर। इसको हम थोड़ा सा यहां पर जाते हैं स्क्रॉल करके। अगर ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 60% के, 60% के, तो मुझे क्या बता, तो मुझे बताए बी ग्रेड। क्लियर। हाँ जी। अच्छा जरा देखिएगा, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको थोड़ा घूम किया मैंने। अच्छा आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। तो क्या बताया, अगर 60 के बराबर हो तो बी ग्रेड बताए। ठीक है। फिर मैंने कहा क्या कहानी खत्म, आगे और भी है ना, सीडी तक जाना। मैंने कहा और कोने का मतलब और अगर यही वाला सेल, कौन सा सेल भाई, अब सिलेक्ट नहीं कर रहा है, अगर आगे क्लिक कर रहा है, अगर यही वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 50% के, परसेंट याद नहीं लगाना, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे सी ग्रेड शो करो। सी आगे आप ग्रेड भी लगा दो, सी ग्रेड, जो डिस्प्ले करवाना चाहे भी डिस्प्ले कर देगा। मैंने कहा और अगर यही वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, 40% के, बड़ा और बराबर हो 40% के, तो मुझे क्या डिस्प्ले करे, तो डिस्प्ले करे मुझे बी ग्रेड। ठीक है। और अगर यही वाला सेल क्या हो भाई, बड़ा हो और बराबर हो किसके, 35% के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे ई ग्रेड। चलिए ई ग्रेड पर मार्जिन लेके चले गए। सही है। और अगर ये वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, 28% के, 28% वाला मार्क होता है ना, 28 वाला। अच्छा यह 33 वाला होता है वाले 33 वाला, यह 35 वाला कर दिया, 35 वाला कर दिया। चले ये 40 वाला कर दिया। तो फिर एक काम करते हैं, 40 तक रखते हैं और ये वाली कंडीशन हम हटा लेते हैं। पहले हमारे पेपर में 28 वाला भी पास है। ठीक है, फिर की बात कर ले। और अगर ये वाला सेल बड़ा और बराबर हो 28% के, तो क्या शो करे, तो शो करे 5। ठीक है। इसके आखिरी कंडीशन लगाने के लिए हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन मुझे फेल शो करे, हमने कहा लगाया, इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या शो करे, फेल शो करे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या करना, जितनी दफा ब्रैकेट ओपन हुआ उतनी दफा ब्रैकेट क्लोज कर दो। आसान तरीका क्या एनालाइज करने का, देखो कितनी दफा एफ लगा है, जितनी दफा एफ लिखा उतनी दफा ब्रैकेट क्लोज कर दो। कितनी बार एफ लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 दफा, 7 दफा ब्रैकेट क्लोज कर लो। शिफ्ट दबा के 0 दबाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 4 5 6 7 और एंटर। आगे ग्रेड। अब क्या कहते हैं, 10,000 भी बच्चे हैं ना, तो आप सेल के कॉर्नर पे जाओ और प्लस का निशान आए, डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली सारों पे क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा।
ठीक है, कोई मसला? अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मैंने सेंटर किया, इसका हमने फ्रंट साइड बढ़ाया, बोल्ड किया और फॉरवर्ड पेंटर में इधर गए हम। अच्छा, यहाँ पर हम गए, हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड किया, एक पॉइंट बढ़ा दिया हमने इसके फ्रंट का, और यहाँ पर हम गए और हमने इसको बॉर्डर पे गए, लाइन स्टाइल पे गए, डबल लाइन यूज की हमने, और दोबारा बॉर्डर पे गए और आल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, तो बॉर्डर हमारे लग गए। ठीक है, और यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और चीज देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ग्रेड वाले कॉलम को ना कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया कॉपी और यहाँ पर लाकर कर लिया मैंने पेस्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं काम करता हूँ, इस फार्मूले को मैं हटा देता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एहतियात क्या करनी है, एहतियात बता रहा हूँ, उससे आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। दोबारा फार्मूला लगा दो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया दोबारा देखिएगा जरा। मैं लिखता हूँ इक्वल अगर, अच्छा अब हमने सीक्वेंस क्या फॉलो किया, असेंडिंग डिसेंडिंग? डिसेंडिंग ना, यानी कि पहले सबसे हाईएस्ट परसेंटेज को लिखा 80, 70, 60, 40, 50, 40, 30, इस तरह से अपने हम डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया। अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। मैं कहता हूं अगर ये वाला सेल, ठीक है, मेरे परसेंटेज वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, 28% के। कितने परसेंट के? 28% के। तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 5। ठीक है, और अगर मेरा यही परसेंटेज वाला सेल क्या हो, बड़ा हो और बराबर हो किसके, अरे यार एक तो तुम्हारा जूम जो है ना, अब जूम किया तो और कितना करूं यार, आगे आ दो, आगे आ दो, आगे आ दो बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, खराब हो रही है रिकॉर्डिंग, आगे आ दो। नहीं नजर आता तो आगे आ जाओ, चेयर है ऐसे आ जाओ। बाकी को नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा तो आगे दे रहा है, आगे आ जाए, जिसको नहीं आ रहा आगे आ जाए। मैं कह रहा हूं अब क्या कर रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में फार्मूला लिख रहे हैं। अगर ये सेल बड़ा है बराबर 28% के, तो मुझे 5 पता है। अगर ये सेल बड़ा है बराबर के कितने परसेंट के, 35% के, तो मुझे क्या बताए भाई, मुझे बताए कौन सा, ई ग्रेड। तो मुझे शो करे ई ग्रेड। ठीक है, और अगर यही वाला सेल, और अगर यही वाला सेल बड़ा है और बराबर है किसके, 40% के, तो मुझे क्या शो करे, मुझे शो करे डी ग्रेड। और अगर यही वाला सेल, और अगर यही वाला सेल बड़ा है और बराबर है किसके, 50% के, तो मुझे क्या शो करे, मुझे सी शो करे। और अगर यही वाला सेल, ठीक है, बड़ा है और बराबर है किसके, 60 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे बी शो करे। ठीक है, और अगर यही वाला सेल बड़ा है और बराबर है किसके, 70 के, तो मुझे 70% के परसेंट आदमी लगाना है, तो मुझे क्या शो करे, ए शो करे, ए ग्रेड शो करे। और अगर यही वाला सेल बड़ा है और बराबर है किसके, 80% के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे A1 शो करे। ठीक है, इसके अलावा जो भी हो मुझे फेल शो करे। और कितनी दफा एक लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दफा लगाया। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 7 और ब्रैकेट के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इंटर। What is this? आर्गुमेंट्स
are same, sales are same, percentage are same, total number are same, everything is same. Just we change the order of the formula, sequence of the formula. The result is entirely different. ठीक है, रिजल्ट पूरे का पूरा डिफरेंट आ रहा है. सर वाई, क्या रीजन है? देखिएगा बेटा, यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट वाली कहानी नहीं कर देखिएगा. यहाँ पर हमने कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं किया. देखिए रीजन क्या है? एक्सेल करता वर्क कैसे करता है? एक्सेल वर्क कैसे करता है? आपने इसको पहली कंडीशन अप्लाई की. आपने कहा अगर ये वाला सेल इस कंडीशन पे उतर रहा है, एक्सेल क्या कर रहा है? स्टेप बाय स्टेप सारी कंडीशन इस सेल पे लगा रहा है. आपने कहा अगर पहली कंडीशन मेरी है 80% वाली, अगर इस सेल पे 80 वाली कंडीशन लग रही तो क्या करो? ये बात बता दो. एक्सेल ने देखा इस सेल पे 80 वाली कंडीशन तो लगी नहीं रही. एक्सेल क्या करेगा? दूसरी कंडीशन को वेरीफाई करेगा. लग रही है? नहीं लग रही. तीसरी को करेगा. तीसरी लगी? हाँ तीसरी लग रही है. इसने एक ग्रेड उठा के लगा दिया. तीसरी लगेगी चौथी को, चौथी लगेगी पांचवी, पांचवी लगेगी छठी को. बात समझ आ रही कि नहीं? आप जब अपने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा तो एक्सेल की पहली कंडीशन हमने क्या डिफाइन की? पहली कंडीशन हमने डिफाइन की कि अगर 28% हो, अगर 28 के बराबर हो या 28 से बड़ा हो तो क्या शो करे? पास शो करे. एक्सेल ने वेरीफाई करना स्टार्ट किया. एक्सेल इधर आया, पहली कंडीशन लगाई, क्या ये 28 से बड़ा और बराबर है? भाई 78 28 से बड़ा है और चले बराबर नहीं है लेकिन बड़ा, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना. इसने आगे बोला आगे बाहर में जो जितनी कंडीशन लगी मुझे से बहुत सारे बाहर नहीं है. एक्सेल ने क्या किया? 5 वाली कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट बता दिया. आपने कितना भी बड़ा फॉर्मूला लगाया वो. समझ आ रही है? आगे वाली कंडीशन को एक्सेल किया ही नहीं. तो एक्सेल ने क्या किया? पहली कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही थी, लगा के रिजल्ट बता दिया. सेम इधर भी किया. अच्छा क्या 28 से बड़ा है? नहीं बड़ा. तो इसका मतलब क्या होगा? अब्दुल्ला आपसे कह रहा हूं, ग्लासेस वाले आपसे कह रहा हूं जी. सही है. 28 से 60 क्या है? छोटा है? बड़ा है भाई, बड़ा. तो क्या करेगा? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पहली कंडीशन को लेगा और पास शो करवा देगा. फिर तीसरी पे आ जाए, क्या ये उसके बाद 22 बड़ा है 25 से? ऑब्वियसली बड़ा है ना. तो इसको भी क्या करेगा? कंडीशन ली, उसमें पास वाली कंडीशन अप्लाई करवा दी. अगली कंडीशन को एक्सेल वेरीफाई देख ही नहीं रहा क्योंकि जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी मिल रही है उसको. तो हमने करना क्या है? हमने ये बात देखनी है कि हम क्या करेंगे? हम डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे. किसको फॉलो करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर को, ताकि हमारा एक्सेल क्या करे? स्टेप बाय स्टेप चीजों को वेरीफाई कर रहा हो. स्टेप बाय स्टेप कंडीशन को लगा रहे हो, दो कंडीशन को उसको क्या करे? अप्लाई कर ले. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये बस थोड़ा बहुत लॉजिकल हो के आपने फार्मूला लगाना है. फार्मूले का मकसद मैं आपको बता चुका हूं. अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? डिपेंड अपॉन यू. जितनी बड़ी शीट बनानी, जितनी बड़ी लॉजिकल शीट बनानी आप बना सकते हैं. जी क्या बताऊं? परसेंटेज का मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा आपका. हाँ भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे पास एक्सेल क्या कर रहा है? इस कंडीशन को, पहले वाली कंडीशन को सब पे अप्लाई कर रहा है. समझ आ रही है? हमने छोटे से बड़े की तरफ जब जा रहे हैं तो हमारा एक्सेल क्या कर रहा है? उसी कंडीशन को सारा में अप्लाई कर रहा है. इसलिए हर सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है. सही है. पहले क्या कर रहा था? पहले हमने कहा था कि अगर ये सेल बड़ा बराबर हो 80 के तो A1 शो करे. इससे होगा पहली कंडीशन नहीं लग रही, दूसरी पे चलाएगा. दूसरी लग रही है तो उसको अप्लाई कर दिया. समझ आ रही है? तो आपने किस बात को ख्याल रखना है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करें. ठीक है? किसको? यानी कि पहले हाईएस्ट वैल्यू रखिए, फिर उसके बाद लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट करते करते इस तरह से आप क्या करेंगे? इक्वल्स में यूज करेंगे ताकि जो कंडीशन अप्लाई होने वाली है वही अप्लाई हो वहां पर. आगे चलते हैं भाई जरा. अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रही है वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको एक दफा आप गो थ्रू कर लीजिएगा. ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं. हमारी है अब कमीशन रिपोर्ट. मार्कशीट कर ली, अब हम पढ़े कमीशन रिपोर्ट. कमीशन रिपोर्ट. अच्छा देखें कमीशन रिपोर्ट कब बनाई जाती है? तो भाई कमीशन रिपोर्ट
जो कंपनी होती है अपने सेल्समैन के लिए बनाती है, ये देखने के लिए कि जिस सेल्समैन ने टारगेट अचीव किया है उसको हमने कितना परसेंट देना है, उनका कितना परसेंट कमीशन बना है, कितने परसेंट को मिलेंगे, समझ आ रही है। तो वो वेरीफाई करने के लिए, वो फाइंड करने के लिए हम क्या बना रहे होते हैं, कमीशन रिपोर्ट बना रहे होते हैं। तो वही पैटर्न सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, लाइक हम लिखते हैं सुफा कंप्यूटर्स, ठीक है, सुफा कंप्यूटर्स। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, तो शीट का नाम आएगा, कौन सी रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद हमारा मंथ आ जाएगा, कौन से मंथ की है भाई, हम बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, पिछले मंथ की बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉई आईडी, उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉई नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रीजन, कौन कौन से रीजन में उसने क्या की है, सेल की है, फिर आ जाएगी सेल्स, आ जाएगी कितनी सेल्स की है। उसके बाद आ जाएगा कमीशन परसेंट, कमीशन परसेंट, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा कमीशन अमाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कंपनी का टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, टारगेट, टारगेट से हमें पता लगेगा कि सेल पर्सन को कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। लाइक एक सेल पर्सन है जिसने 20,000 की सेल की है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 30,000 की, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं जरा, ठीक है। 20, 30, 40, 50, उसके बाद हम लगा देते हैं 75,000, हम लगा लेते हैं 1 लाख, ठीक है, इसको बता देते हैं, ठीक है भाई। जो बंदा 20,000 की सेल करेगा उसको 4% का कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा, 4% का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं जरा, उसको परसेंटेज दे देते हैं जरा। जो बंदा 30,000 की करेगा उसको 5% का मिलेगा, जो बंदा 40 की करेगा उसको 6% मिलेगा, उसको 7% मिलेगा, उसको 10% मिलेगा, और इसको 12% मिलेगा 1 लाख की सेल करने वाले को। ये हमारा कंपनी का टारगेट है, तो कंपनी ने टारगेट दे दिया, ये भाई टारगेट है सेल पर्सन का, जो जितना सेल करेगा उतनी ज्यादा उसका अमाउंट मिलेगी। सीरियल नंबर डिफाइन कर लेते हैं, एम्प्लॉई आईडी डिफाइन कर लेते हैं, 10023 से लागू स्टार्ट हो रही है। अच्छा, आपको बहुत सारी ऐसी रोज है ना जिनको आपने सीक्वेंस में नीचे लेके जाना है, तो मल्टीपल को सिलेक्ट करके मैं नीचे लेके जा सकता हूँ। देखिए, मैंने मल्टीपल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, डबल प्लस आएगा, नीचे ड्रॉप कर लूंगा, तो दोनों सीरियल क्या होंगे, एक साथ आपके ड्रॉप हो रहे होंगे। अच्छे भाइयों का बेस्ती भी करवा देते हैं, खैर सिंगल ही करके देख लेते हैं। अभी नाराज है ना, अभी थक गया, बोला पिछली क्लास में आपने ली नहीं कर रहा, सही है। तो कंट्रोल दबा के इसको नीचे ले आएंगे, सही। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और एपेक्स लगा देते हैं ताकि हमारे पास अप्लाई हो जाए, और यहाँ से इसको हमको मिडल अलाइन कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, कमीशन अमाउंट हो गया और हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। भाई कोई मसला आता है, अब रैंडम नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ से ये नाम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने नाम कॉपी कर लिए, और यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से जाके हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्लियर फॉर्मेट। आगे जाते रीजन अप्लाई करते हैं भाई, रीजन कलर बल्दिया नोबल नाजिमाबाद। अच्छा, उसके बाद है लियारी, उसके बाद है हबशोगी, उसके बाद है न्यू कराची और करंगी। भाई ये सारी की सारी मैनुअल चीजें हैं, मैनुअल डेटा है जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिट कर दिया।
आगे चलते सेल्स भी मैनुअल देखा है, तो सेल्स में कुछ ऑटोमेटिक जनरेट तो नहीं होगी ना, सेल पर्सन जो करेगा आएगा वही दिखेंगे। लाइक इस बंदे ने सेल की है कितनी 15,000 की, इसने की है 25,000 की, इसने की है 30,000 की, इसने की है 55,000 की, इसने की है 65,000 की, ठीक है, इसने की है 79,000 की, ठीक है, और इसने की 1,20,000 की, ठीक है जी। कमीशन परसेंट कैसे निकलेगा अब जरा देखिएगा। अब यहाँ पर वही एक बड़ा फार्मूला लगेगा बड़ा था, जितना बड़ा टारगेट होगा और उतना बड़ा फार्मूला आपका लेंथी होगा। इक्वल अगर ये वाला सेल, अगर सेल वाला सेल, इसमें भी एक बात का ख्याल रखना, इसमें भी आपने सीक्वेंस क्या रखना है, डिसेंडिंग रखना है। देखिए अगर मैं असेंडिंग रखूंगा, अगर ये वाला सेल बड़ा होगा बराबर होगा 20,000 के, ठीक है, तो मुझे 4% शो करे। आगे डिफाइन कर लिया, अगर ये वाला सेल बड़ा होगा बराबर होगा कितने के 30,000 के, तो 5% शो करे, तो क्या होगा, अगर चारों में 4% आएगा, क्योंकि हर सेल मेरा क्या है 20,000 से बड़ा ही है ना हर सेल, तो 4% शो करेगा। तो हमने करना क्या, हमें डिसेंडिंग से स्टार्ट करना है। तो हम लिखेंगे अगर ये वाला सेल बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 1 लाख के, तो किसके होगा 10 लाख लिखा मैंने, अच्छा 1 लाख के, ठीक है। तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे कितना 12%। तो अगर एक सेल मैंने 1 लाख से ज्यादा की सेल की है तो उसको मैं क्या शो करूं, कितना परसेंट मिलेगा इसको 12%, मैंने डिफाइन कर दिया। आगे मैंने कोमा लगाया, मैंने कहा अगर ये वाला सेल, सेल वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके, देखिए टारगेट के लिहाज से करना है। आपके पास 1 लाख हो गया, ठीक है, उसको 75,000 पे जाएंगे। अगर ये बराबर हो 75,000 तो 75,000 के, तो मुझे क्या शो करे 10% शो करे, 10%, ठीक है। और मैंने कहा और अगर मेरा यही सेल्स वाला सेल बड़ा हो और क्या हो बराबर हो किसके 50,000 के, देखिए टारगेट पे देख के आपको लिखना है 50,000 के, तो मुझे क्या शो करे, तो मुझे शो करे 7%, 7%। और अगर मेरा सेल्स वाला सेल, ठीक है, ये मेरा सेल्स वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके 40,000 के, अच्छा छोटा लिख दिया मैंने, बड़ा लिखना है, बड़ा और बराबर हो 40,000 के, 40,000 के, तो मुझे क्या शो करे 6% शो करे, 6%। और अगर मेरा सेल्स वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके 30,000 के, तो मुझे क्या शो करे 5% शो करे। और अगर मेरा सेल्स वाला सेल बड़ा हो और बराबर हो किसके 20,000 के, तो मुझे क्या शो करे 4% शो करे, 4% शो करे, क्लियर है। इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है कि 19,500, 19,900, तो मुझे लिखा हुआ है टारगेट नॉट अचीव, क्या डिस्प्ले करे, भाई तुमने टारगेट अचीव नहीं किया, तुम्हें क्या मिलेगा 0% मिलेगा। या यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट नॉट अचीव की जगह हम लिख देते हैं इसके अलावा, आखिरी कंडीशन में रखे जाने की जरूरत नहीं होती। अगर इसके अलावा हो तो क्या शो करे 0% शो करे, 0%। और आप कितनी दफा उतनी लगाया उतनी दफा ब्रैकेट क्लोज कर दें, 1 2 3 4 5 6 दफा उठ लगाया, तो 6 दफा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें, 1 2 3 4 5 6 और एंटर, ठीक है। तो उससे 15 यानी कि 20 से कब सेल किए तो क्या बता रहे हैं 0%। नीचे डायनेट ड्रॉप कर लेते हैं जरा इसको, तो आप देख रहे हैं जिस बंदे ने जितनी सेल की उसके लिहाज से एक्यूरेट इसने परसेंट निकाल के दे दिया, क्लियर। अच्छा सर इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, भाई अगर मुझे 10,000 की 10% निकालनी है तो क्या करूंगा, 10,000 को 10% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा ना, भाई 1 लाख का 5% निकालना, 1 लाख को 5% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। तो देखिए
अगर मैंने 4% 25,000 का निकालना है तो क्या करूंगा, परसेंट वाले सेल को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सिंपल था प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, या मल्टीप्लाई लिखते हैं, इक्वल सेल्स मल्टीप्लाई बाय कमीशन परसेंट, या कमीशन परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल। एक ही बात है, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई में चीजों को आगे पीछे लिखने कोई मसला नहीं भाई, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो पहले वाले में कितना मिलेगा अमाउंट, कमीशन अमाउंट, बेसिक सैलरी मिलेगी, कमीशन उसको कुछ नहीं मिलेगा, टारगेट अचीव ही नहीं किया उसने। अच्छा नीचे आते हैं, इसको डायरेक्ट नोट कर लेते हैं जरा। तो देखें, जिस बंदे का जितना बनेगा वो सामने लिखा हुआ उसका आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप कमीशन रिपोर्ट बनाएंगे। अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम गए, इसको मार्जिन सेंटर किया, हमने इसका अमाउंट बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, और फॉर्मेट पैटर्न में गए, हमने नीचे भी अप्लाई कर दिया, फॉर्मेट पैटर्न में नीचे भी अप्लाई कर दिया। हेडिंग्स को लिया हमने, हेडिंग्स को लिया हमने, इसको बोल्ड किया, एक स्टेप बढ़ा दिया, और सबने गलत जो फॉर्मेट जिसको मर्ज कर लिया, मर्जिंग हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है। फॉर्मेट पैटर्न, फॉर्मेट पैटर्न एंड दिस, ठीक है, ये हमारा टारगेट अलग है, ठीक है, इसको अलग से बनाएंगे। और इसको भी हमने बोल्ड किया, एक स्टेप बढ़ा दिया, और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर गए और हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया और हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, क्लियर। यहाँ से कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कर लें, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको फाइनल कर लिया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा टारगेट था, जिसको हमने टारगेट के हवाले से हमने सारी चीजों को देख लिया, क्लियर, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आपने कमीशन रिपोर्ट बनानी है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि उस वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉलो करेंगे। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर। अच्छा, अब देखिए हमारी शीट्स का काम खत्म हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब हमारे जीसीएफ ग्लोबल का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसकी तरफ हम चलते हैं, और हमारी कोशिश होगी कल जीसीएफ वाले जो जीसीएफ वाला जो हिस्सा है हमारा वो मुकम्मल खत्म हो जाए, और फिर हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस रहेगी उसमें हम एडवांस एक्सेल को कवर करें, सही है। और सेकंड पार्ट देखिए भाई, हमारे पास जो आपका कोर्स आपको पता है कि बिल्कुल एंडिंग मराहिल में आ चुका है, ठीक है, आखिरी मराहिल का आगाज हो चुका है। कुछ ही आप क्लासेस रह गई, 2 से 3 क्लासेस आपकी रह गई हैं जिसमें अपने कोर्स को खत्म करना है। तो अभी आपका सेकंड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन की क्लास हुई है ना आप लोगों की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में नहीं ली सर ने, चलो आपको चलो आपको टीचर बता देंगे। खैर, प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बनानी है, पावर पॉइंट पे रेडी करनी है, और इन 4 महीनों के अंदर आपने 2 कुछ सीखा है। लाइक कैनवा पे क्या सीखा आप लोगों ने, कंप्यूटर की बेसिक्स में क्या सीखा आप लोगों ने, वर्ड में क्या सीखा, पावर पॉइंट में क्या सीखा, एक्सेल में क्या सीखा। अपने लिहाज से आपने क्या करना है, आपने तकरीबन आधे घंटे की प्रेजेंटेशन आपने बनानी है। स्लाइड बनाएंगे अच्छे से आप लोग, और हर सेक्शन हर पार्ट ऑफ द कोर्स को अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो बाहर से इंस्ट्रक्टर आएंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, आप जब प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो आपकी प्रेजेंटेशन की मार्क्स को नोट कर रहे होंगे। क्लास टीचर भी होगा और आपके बाहर से इंस्ट्रक्टर आएंगे, एवलुएटर आएंगे जो कि एवलुएट करेंगे आपकी सारी परफॉर्मेंस को, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी जो कोर्स की परसेंटेज होगी, जो ग्रेड होगा वो बनेगा, सही है। तो जिसके 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होंगे उसका सर्टिफिकेट होगा, जिसका एक भी मिसिंग होगा तो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट उसका नहीं होगा। तो सेकंड पोर्टफोलियो के अंदर आपके 2 मेजर असाइनमेंट्स होंगे। एक असाइनमेंट होगा कौन सा, शीट्स का, शीट्स आपने बनाकर अपलोड करनी है। सेकंड असाइनमेंट आपका होगा क्या, प्रेजेंटेशन का, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, या मुझे बताइएगा, मैं आपको कैनवा से किस तरह से बड़ा बेहतरीन सा आपके लिए प्रेजेंटेशन को बनाना है पावर पॉइंट में, वो मैं तरीका आपको बता दूंगा, कुछ छोटी सी बता दूंगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद करवाइएगा, ठीक है। सेकंड पोर्टफोलियो समझ आ गया आप लोगों को, कोई इशू की बात तो नहीं है इसमें जी। आप देख लो, आप आधे घंटे तक आपने कवर करना है, आप उसकी प्रैक्टिस करो भाई। आधे घंटे में मैं 10 स्लाइड्स को कवर कर रहा हूँ, 20 को कर रहा हूँ, 25 को कर रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। हम आपको लिमिट नहीं कर रहे कि 2 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ। वो कहना
गाना वाला था ना, लोगों थे, थंबनेल थे, वो वाला था। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब चलते हैं कहां पे, जीसी ग्लोबल की साइड चलते हैं। कितने असाइनमेंट कर चुके हैं जीसी ग्लोबल में? भाई जीसी ग्लोबल में कितने असाइनमेंट कर चुके हैं? 7 से 12 तक डेवलपमेंट कर चुके हैं यार। देखिए भाई, पहले तो पेज लेआउट और प्रिंटिंग पढ़ लिया था हम लोगों ने। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फार्मूले भी पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स फार्मूले भी लगाना सीख लिए, है ना। तो पहला फार्मूला कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग फार्मूले पढ़ लिए, फार्मूले के अंदर फार्मूला लगाना सीख लिया। भाई वो फार्मूला क्या है, इसके अंदर मल्टीपल फार्मूले लगाते चले जा रहे हैं। अच्छा, डेरिवेटिव के अंदर भी हमने मल्टीपल, एक फार्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला लगाया। जब फार्मूले के अंदर फार्मूला लगता है उसको नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। नेस्ट जाल को कहते हैं ना, तो जाल के अंदर एक कितना, दूसरा कितना, तीसरा कितना, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स होती हैं। नेस्टेड फार्मूले का मतलब होता है कि एक फार्मूले के अंदर दूसरा टर्म है, दूसरे के अंदर तीसरा, यानी कि मल्टीपल फार्मूले की कॉम्बिनेशन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। नीचे आप अब बात करने जा रहे हैं फंक्शन की, हमने पढ़ लिया, सारे असाइनमेंट कर लीजिएगा, आसान है, फर्स्ट माइनस इस तरह की होगा। अच्छा, वैसे वर्किंग विद डेटा, अब डेटा पे कैसे काम करना है, डेटा को किस तरह से आपने अच्छे से डील करना है, कैसे डेटा की अच्छे से मैनेजमेंट करनी है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं। पहले तो इसको बता रहे हैं कि भाई हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने डेटा को, नीट एंड क्लीन करेंगे, उसकी नीचे टिप्स बता रहे हैं। पहला है फ्रीजिंग पेन एंड व्यू ऑप्शंस। फ्रीजिंग पेन और व्यू ऑप्शन कहाँ यूज होते हैं इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस ऑप्शन इसको ओपन करते हैं और इनकी फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ये मैं आपको क्लास में अपलोड कर दूंगा, आपकी फाइल इसको प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और इसको हम ओपन कर देते हैं। अच्छा जी, एक्सेल की फाइल हमारी ओपन होगी, जिसको एनेबल एडिटिंग करते हैं और एनेबल एडिटिंग करने के बाद अच्छा देखिएगा, क्या चीज, सो डेटा वाली है। अच्छा, यही तो है, यही तो है भाई, सॉर्टिंग डेटा। अच्छा, गलत टेप में आ गया मैं, इस पे चल, सॉरी भाई, प्रैक्टिस वेरिएबल डॉक्यूमेंट और हमने इसको डाउनलोड कर लिया। इसको हटा देते हैं, सही कहा, टैपिंग वाला हटा दिया हमने और इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा जी, जरा देखिएगा भाई, ये आपके पास डेटा मौजूद है, ठीक है। फ्रीजिंग पेन समझने जा रहे हैं, क्या मकसद होता है फ्रीजिंग पेन्स का। अब हमने अब डेटा एंट्री करनी है, आपने ये डेटा लिख लिया है, सेल पर्सन का डेटा आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारा डेटा आ रहा है। आप नीचे स्क्रॉल किया कुछ लिखने के लिए, आप यहाँ पर आए भाई, यहाँ पे जिसको डिपार्टमेंट नेम लिखना है, सेल पर्सन का नाम लिखना है, याद नहीं है ना, बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सेल पर्सन है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो जनवरी का, जून का डेटा, जनवरी 2025 का, 2023 का, ये जनवरी 2023 से 20 है, मिक्स डेट्स यहाँ पर आ गए हैं। अब जो अप्रैल है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हो सकता है मिक्स आ रहे हैं, तो आजाद हो जाए। तो जूम करते हैं क्लास, देखिए तो यहाँ पे लाइट देखिए, अगर रैंडम डेट्स होती है तो आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होती है ना, आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे डेटा टाइप कर रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रही कौन सी मत का डेटा है, तो फिर ऊपर जाते हैं देखते हैं, हाँ पे डेटा देता है, फिर नीचे आते हैं, तो बड़े टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसका हल एक्चुअली ये हुआ है कि आप क्या करें, आप काम करते वक्त मेन हेडिंग को फ्रीज कर लें और ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर लें कि आप स्क्रॉल करें भी तो हेडिंग ना छुपे, बाकी डेटा हाइड हो लेकिन आपकी हेडिंग फ्रंट पे ही रहे आपके, ताकि डेटा एंट्री में आपके लिए क्या हो, आसानी। उसके लिए करना क्या है, देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं, देखने में आसानी क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, व्यू वाले टैब में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अच्छा, जिस रो को आपने फ्रीज करना है, फ्रीज का मतलब आपने स्टॉप करना है कि वो मूव ना करे, स्टॉप होगा, उससे नीचे वाली रो को सेलेक्ट करेंगे, जिस रो को आपने सेलेक्ट किया होगा ना, उसको छोड़ के ऊपर वाली रो फ्रीज हो जाएगी, समझ रही। तो लाइक मैंने क्या करना है, मैंने पहली दूसरी रो को मैंने फ्रीज करना है, तो तीसरी रो को सिलेक्ट करूंगा। अगर पहली दूसरी तीसरी
तीसरी को फ्रीज करने को चौथी को सिलेक्ट करूंगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो तीसरी रो को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा व्यू वाले टॉप में। आ गया? व्यू वाले टॉप के अंदर मैं जाऊंगा, कहां पे जाऊंगा? विंडोज वाले ग्रुप में जाऊंगा। आ गया? विंडोज वाले ग्रुप में आने के बाद मैं फ्रीज पेन में जाकर फ्रीज पेन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर लिया, सब कुछ भी नजर नहीं आया। हाँ देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, इसको हम पहले जाते हैं। ये पहले से मेरे ख्याल में कुछ अप्लाई हुआ था ना। यहाँ पर हम जाते हैं और उसको अनफ्रीज करते हैं पहले, और 3 पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैंने फ्रीज पेन पे क्लिक कर दिया। अब देखें, समझ रही? अब जिस रो पे सेलेक्ट किया था उससे ऊपर वाली रो मेरी फ्रीज हो चुकी है। अब देखिए, अब मेरे लिए डेटा एंट्री आसान हो गई ना। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर किसका डेटा है, ये किसका डेटा है, ये किसका, ये सारी की सारी चीजें इजीली लिख सकता हूँ। क्लियर होगा? अगर आपने डेटा रो की फॉर्म में आपने अपलोड करना है, आपने एडिट करना है, यानी कि आपको उसको रो किस साइड पे करना है, तो आप क्या करेंगे? आप कॉलम को क्या करेंगे? फ्रीज कर देंगे। लाइक आपने इस कॉलम को फ्रीज करना है, ठीक है, सेल परसेंट वाले को। आप यहाँ पर जाए, आप लिखते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने डेटा पुट करना है। अच्छा, ये किसका है, किस सेल परसेंट का है, ये पुट करने में आपको यहाँ पर आसानी होगी। ज्यादा कॉलम फ्रीज करने तो इसको सिलेक्ट करें और क्या करें? फ्रीज पेन पे क्लिक कर दें, तो होगा क्या? आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट किया होगा उससे पहले वाले सारे कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो फ्रीजिंग पेन का मकसद समझ आ गया? अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट विंडो क्या काम करती है? जिसे मुझे क्या करना है, मुझे 10 के आगे स्प्लिट करवाना है, तो यहाँ पे पहले जाकर अनफ्रीज में करता हूँ सारों को, और स्प्लिट पे जाकर मैं स्प्लिट पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे जिस रो को मैंने सिलेक्ट किया था ना, उससे ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, और अलग अलग रो स्क्रॉल हो रहा है। जरा देखिएगा, देख रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक का डेटा मुझे कॉन्स्टेंट लग रहा है, नीचे वाला डेटा अप डाउन नहीं हुआ। तो देखिए अप डाउन नीचे वाला मशीन 2 हिस्सों में कट गई, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। ये अलग स्क्रॉल हो रही है, और ये क्लिक करूंगा और ये अलग स्क्रॉल होगी। तो स्प्लिट का काम ये होता है कि आप अपनी शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करवा के क्या कर सकते हैं? आप कंपेयर करवा सकते हैं कि यार यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब जहां पर इसका यूज केस होता है आप इसको ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? अरेंज आल का आ रहा है। अगर आपने 2 शीट्स है, आपके पास 2 फाइल्स को आपने क्या करना है? आपने कंपेयर करना है, तो आप क्या करें? यहां से हम एक और फाइल ओपन करते हैं एक्सेल की, और वर्कबुक बना के और इधर जाते हैं और अरेंज पे क्लिक करते हैं। किस तरह से अरेंज करना है? टाइल में अरेंज करना है। पहले स्प्लिट को हटा देते हैं और अरेंज पे गए हम। टाइल में अरेंज करना, हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल। वर्टिकल पे आके मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोनों फाइल्स वर्टिकल पे हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। इसका फायदा क्या है कि आप दोनों फाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं। पहले वाली फाइल ये थी, अब ये वाली फाइल इसमें क्या चेंज नजर आ रहा है, तो इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक अरेंजमेंट ये है, और यहाँ पर आप जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, अरेंज, और यहाँ पर वर्टिकल में जाएंगे। हॉरिजॉन्टल आ गया, हॉरिजॉन्टल में इस तरह से नजर आएगा, वर्टिकल में इस तरह से नजर आएगा, और केस स्टेट में आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया ना, एक ऑप्शन आ रहा है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता दें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ, क्या होता है? एक साथ स्क्रॉल होगा। ठीक है, दोनों शीटें एक साथ स्क्रॉल हो रही है, यहाँ पे क्लिक किया, एक साथ नीचे जा रही हैं। और जब ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग के ऑप्शन में मैं क्या करूंगा? क्लिक करके ऑफ कर दूंगा। अभी क्या कर दिया? हमने ऑफ कर दिया। देखिए हाईलाइट हट गया ना। अभी अलग अलग स्क्रॉल होंगे, एक साथ स्क्रॉल में। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, कोई मसला? अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? रीसेट विंडो पोजीशन। रीसेट करनी है, क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगी जैसे ओरिजिनल थी आपके पास। ठीक है, ठीक होगा। आपने किसी को हटाना है, क्लिक करें और कैंसिल कर दें। सेव करना तो सेव करें, नहीं तो हाइड करना तो हाइड करवा दें, और उस पर डबल क्लिक करें तो आपकी ओरिजिनल विंडो रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर बात समझ आ रही है? आप चाह रहे यही फाइल मुझे नई विंडो में देखनी है, यानी किसी फाइल में डुप्लीकेट निकल के आ जाए।
एक्चुअल में नहीं, सिर्फ देखने की हद तक। तो यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसी का रेशियो 2 के लिहाज से ये रेशियो 1 लिखा हुआ है, 6:1, ये 6:2, यानी कि इसी का डुप्लीकेट निकल के आ गया आपके पास। ताकि आपको कोई कंपेरिजन करना है या आगे पीछे देखना है इस विंडो में, आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्लियर? तो ये थोड़े बहुत ऑप्शन है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं काम करते हैं, कल की क्लास में उसको कवर करते हैं। अभी आप लोगों के पास ये टाइम, अभी आप लोग जाए, ठीक है, नमाज में है टाइम, अभी 45 मिनट 10 मिनट है। तो जितना आपने पढ़ा शीट्स मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों को, उसमें आपके क्लास में इसको आप लोग देख लें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करें तो मसला है तो पूछें। जी बोलिए।